हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने क्लास 12th जैक द्वारा आयोजित ये मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 जो है उसका हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया था दोस्तों। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और चलिए, आज के इस वीडियो में हमने फिजिक्स का ही सब्जेक्टिव पेपर को लिया है और इसको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से आप लोग के लिए आसान भाषा में सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। ये आपके लिए अच्छा होने वाला है क्योंकि सब्जेक्टिव करवा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए, समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन नंबर 25 तक ऑब्जेक्टिव है, 26 से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो 26 क्वेश्चन को ये कट गया दोस्तों पीडीएफ बनाने में। 26 क्वेश्चन क्या है? तो विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे जो क्वेश्चन है 26, वो कहा गया है कि न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक है। न्यूटन प्रति कूलम किसका एसआई मात्रक है दोस्तों, यही क्वेश्चन है। तो ये किसका है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र का है। किसका है? विद्युत क्षेत्र। आपको ये लिखना है एक शब्द में या एक लाइन में। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी दोस्तों 27। 27 क्या है? देखिए 27 क्वेश्चन नंबर को, कॉपर और एल्यूमिनियम से बनी दो समान कुंडलियों को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान गति से घुमाया जाता है तो कुंडली में प्रेरित धारा का मान अधिक होगा। तो किस कुंडली में प्रेरित धारा का मान अधिक होगा दोस्तों? तो देखिए, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन को नीचे ला दिया है दोस्तों। यहाँ पे सॉल्यूशन को हमने नीचे रखे हैं क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 किसका ज़्यादा होगा? तो धारा जो है यहाँ पे प्रेरित धारा, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम होगा। किसके व्युत्क्रम होगा? प्रतिरोध के व्युत्क्रम होगा। तो दोस्तों, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसका धारा कम होगा, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसका धारा कम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर लगाइए। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एल्यूमिनियम और कॉपर है। तो दोस्तों, कॉपर का धारा प्रवाह यानी कि चालकता अच्छा होता है, प्रतिरोध कम होता है। तो प्रतिरोध ज़्यादा यहाँ पे किसका होगा? तो प्रतिरोध एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा दोस्तों। प्रतिरोध के मामले में देख लिया जाए तो प्रतिरोध ज़्यादा किसका होगा? एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम में धारा कम होगा, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद फिर से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 28। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे दोस्तों। 28 क्या है? ठोसों के क्रिस्टल संरचना की जांच के लिए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे एक लाइन में आंसर देना है। तो इसका आंसर हमने नीचे लिखा है, यहाँ पे भी हम बता दे रहे हैं। एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। किस किरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। क्या करने में? तो ठोस क्रिस्टल की संरचना को जाँच करने में किसका किया जाता है? एक्स किरण का। यहाँ पे बोला गया विद्युत चुंबकीय तरंग, तो एक्स किरण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या है? 29 क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। दो कणों का संवेग बराबर है। दो कणों का संवेग बराबर है, यानी कि एक कण P1 है, एक कण P2 है, लेकिन संवेग क्या है? दोनों का P1 और P2 बराबर है। तो उनके लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो इसके लिए देखिए, हमने नीचे सॉल्व करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे लैम्डा बराबर क्या होता है? लैम्डा बराबर H/P होता है। लैम्डा बराबर H/P। यहाँ पे P क्या है? तो P संवेग है दोस्तों। P क्या है? संवेग।
यहाँ पे P क्या है तो संवेग है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ साथ क्या दिया हुआ है कि दोनों का संवेग बराबर है, दोनों कणों का संवेग बराबर है। तो जितना P1 है उतना ही P2 है। P1 बराबर Vp, यानी कि पहला का संवेग भी क्या है P1 और दूसरा का संवेग P2 है। P यानी कि संवेग पहला का क्या है P1 और दूसरा का क्या है दोस्तों P2 है। चलिए अब देखते हैं दोनों के लिए अलग अलग दोनों का तरंग दैर्घ्य। तो λ1 बराबर क्या हो जाएगा, λ1 बराबर h बट्टा P1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे P1 है h बट्टा P1 और λ2 बराबर क्या हो जाएगा h बट्टा P2 हो जाएगा। दोनों का तरंग दोनों का संवेग क्या है, दोनों का संवेग सेम है, लेकिन एक संवेग P1 मान लिया और एक को P2 मान लिया, दोनों आपस में बराबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर है इसलिए λ1 बट्टा λ2, पहला का तरंग दैर्घ्य बटा दूसरा का तरंग दैर्घ्य। यहाँ पे पहला बटा दूसरा का, पहला का क्या है h बट्टा P1 और दूसरा का h बट्टा P2। तो h बट्टा P1 h बट्टा P2, लेकिन फिर भी P1 P2 क्या है तो P1 भी P है और P2 भी P ही है। तो P1 के जगह पर P, P2 के जगह पर भी P ही लिख दिए दोस्तों। अब यहाँ से h कैंसिल और P कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ से λ1 बट्टा λ2 और बराबर में क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो कट कुट के ये सब क्या बच गया, यहाँ पे कट कुट के सब का सब एक बच गया दोस्तों। फिर से देखिएगा अच्छे से, यहाँ पे टोटल ये कट कर क्या बच गया, कुछ नहीं तो एक बच गया। अब λ1 बटा λ2 बराबर 1 और λ2 नीचे भाग से इधर आ जाएगा 1 के साथ है गुणा में, यानी कि λ1 बराबर λ2 क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दोनों का तरंग दैर्घ्य भी बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर दोनों का संवेग बराबर है, दो कणों का क्या दोस्तों, दो कणों का संवेग बराबर है दोस्तों। फुल सॉल्यूशन मिलेगा, आप धैर्य रखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और लास्ट तक बने रहें, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। अगर कणों का संवेग क्या है बराबर है तो उसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा भी क्या होगा बराबर होगा, दोनों का लैम्डा क्या होगा बराबर होगा। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 29 के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं 30 में। 30 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पी टाइप अर्धचालक में कैसी अशुद्धि मिली होती है। पी टाइप के अर्धचालक में कैसी अशुद्धि मिली होती है दोस्तों। तो यहाँ पे अर्धचालक दो तरह का होता है, एगो पी होता है और एक एन होता है। पी पॉजिटिव होता है, एन निगेटिव होता है। पी में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होल का संख्या ज़्यादा होता है, पी में होल का संख्या ज़्यादा होता है। एन में इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा होता है। पी में इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होता है और ई में इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा होता है, होल का संख्या कम होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये कुछ पूछा जाता है। फिर से एक बार फ्रेश हम बता दे रहे हैं आप लोग को, याद रख लीजिएगा। इधर हो गया पी, इधर हो गया एन। चलिए यहाँ पे हो गया किसका ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे होल ज़्यादा होता है। क्या होता है, होल ज़्यादा होता है। यहाँ पे ज़्यादा क्या होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। यहाँ पे कम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम होता है। यहाँ पे कम क्या होता है, तो होल यहाँ पे कम होता है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पी टाइप अर्धचालक कैसी अशुद्धि मिली होती है, तो इसमें एल्यूमिनियम होता है और ये होता है दोस्तों, ये दोनों को आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर क्या है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए। एक लेंस को अपवर्तनांक 1.5 की यानी कि 1.5 की द्रव में रखा गया है। कितना में रखा गया है, 1.5 के द्रव में रखा गया है। लेंस के गायब होने के लिए तरल का अपवर्तनांक कितना होना चाहिए दोस्तों। तो फिर से देख लीजिए, लेंस का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। तो उसको द्रव में रखा गया, क्या चीज में रखा गया है, द्रव में रखा गया है। और उस लेंस को क्या चीज करना है, तो गायब करना है। तो जिस तरल में गायब करना है यानी कि छुपा देना, उस तरल का अपवर्तनांक कितना होगा, तो दोस्तों जितना ग्लास का अपवर्तनांक होगा उतना ही उस लिक्विड का अपवर्तनांक होना चाहिए। दोनों का अपवर्तनांक बराबर रहेगा तभी तो एक दूसरे में क्या हो पाएगा, गायब हो पाएगा यानी कि छिप पाएगा। तो दोनों का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए क्या है। ओजोन परत द्वारा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश से अवशोषित होता है, यानी कि सूर्य का कौन सा प्रकाश को ओजोन परत अवशोषित करता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूवी यानी कि परावैंगनी। क्या हो जाएगा दोस्तों,
परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। ओजोन परत, क्या ओजोन परत, और ओजोन परत का सूत्र क्या होता है O3। ओजोन का सूत्र क्या हो जाता है दोस्तों O3 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को करते हैं। 33 क्या है, चुंबकीय संवेदनशीलता की किस तरह चुंबकीय सामग्री के लिए ऋणात्मक होती है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चुंबकीय संवेदनशीलता किस तरह के चुंबकीय सामग्री के लिए ऋणात्मक होती, किस तरह के चुंबकीय सामग्री। तो दोस्तों इसका भी आंसर हमने यहाँ पे तैयार रखा है। किस तरह के, दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34, किस तरह के चुंबक है, चुंबकीय पदार्थ है दोस्तों, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ। कैसा, प्रति चुंबकीय पदार्थ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको प्रति चुंबकीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय संवेदनशीलता किस तरह की चुंबकीय सामग्री को ऋणात्मक होती है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए ऋणात्मक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। बायो-सवार्ट का नियम किस रूप में, सदिश रूप में लिखना है। बायो-सवार्ट का नियम को किस रूप में लिखना है, सदिश रूप में लिखना है। तो दोस्तों इसका भी आंसर आपके लिए यहाँ पे तैयार है। बायो-सवार्ट के नियम को सदिश रूप में लिखना है तो क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर तैयार है DB। ये B क्या है दोस्तों, B है अल्पांश क्षेत्र के लिए। क्या है, अल्पांश क्षेत्र के लिए क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका सूत्र है μ0/4 पाई इंटू IDL सदिश इंटू R सदिश बट्टा में RQ है। दोस्तों यहाँ पे RQ है, क्या हो जाएगा, DB सदिश बराबर μ0/4 पाई इंटू I इंटू DL सदिश इंटू R सदिश बट्टा में RQ। दोस्तों ये आपका बायो-सवार्ट का सदिश समीकरण है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब यहाँ से बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर लेकर कहाँ से कहाँ तक, तो आपका 26 से लेकर 34 तक दोस्तों 1 नंबर का क्वेश्चन है। 26 से लेकर 34 तक 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 3 नंबर का शुरुआत होगा और इसके बाद तब 5 नंबर का होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है दोस्तों, समझिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻³ दिया हुआ है दोस्तों, न्यूटन प्रति कूलम। इस क्षेत्र का प्रवाह 10 सेंटीमीटर के वर्ग के माध्यम से खोज 10 सेंटीमीटर वर्ग के माध्यम से खोज कीजिए, जिसका सतह YZ सतह के समांतर है। किसका समांतर है, YZ के सतह के समांतर है। यदि तल X अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता है तो उसी वर्ग से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, फाई पूछ रहा है। कुछ चीज़ें समझ लीजिए दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। इसको आप X अक्ष पे बना लीजिए इस तरह से, और यहाँ पे एक वर्ग है। अब इस वर्ग पे क्या बोल रहा है दोस्तों, YZ के समांतर 30 डिग्री, X अक्ष से कितना डिग्री, 30 डिग्री के कोण पर दोस्तों। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पे तैयार किया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप अगर समझने के लिए तैयार हैं तो हम समझा दे रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या बोला था, तो यहाँ पे एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग ले लिया हुआ है और उसको X अक्ष के समांतर, किसके समांतर दोस्तों, X अक्ष, ये हो गया एक। ये देखिए यहाँ से 30 डिग्री का बात है दोस्तों, 30 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा सदिश बनता है विद्युत क्षेत्र का YZ के परितः समांतर, और हमें क्या निकालना है दोस्तों,
फाई, यानी कि कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है फाई बराबर, क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स फाई। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई ए कोस थीटा हो जाएगा। तो ई का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5 × 10⁻³ दिया हुआ है, तो 5 × 10⁻³ हो गया। और बाकी बात यहाँ पे ये वर्ग है, वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10। तो 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, अगर उसको मीटर में करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा। तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो ए यानी कि क्षेत्रफल है दोस्तों, ए यानी कि क्या है, क्षेत्रफल। तो भुजा का स्क्वायर यहाँ पे कर दिए 0.1 का स्क्वायर। इसके बाद कोस थीटा, तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों, 60 डिग्री, क्या कि 30 डिग्री का है तो वहाँ पे 30 डिग्री छोड़कर कितना हो जाएगा, बच जाएगा 60, 90 के लिए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻³ ये हो गया। इसके बाद 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 10⁻² बन जाएगा दोस्तों कोस 60। यहाँ पे 10⁻² को हम ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻−2 हो जाएगा दोस्तों, -2, 10⁻−2 हो जाएगा। और कोस 60 के मान कितना होता है, तो कोस 60 का मान देख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले समझिए 10⁻³ और 10⁻−2, तो बच जाएगा कितना, 10⁻1 यानी 10, और 5 दहा 50 हो जाएगा। और इसके बाद कोस 60 का मान होता है 1/2, तो 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का दोस्तों। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 को पहले देख लेते हैं, 36 है क्या। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों, ये आपके लिए भी वीआई है दोस्तों। आप अगर इसको समझ लेते हैं ना तो आपको पूरा एग्जाम देने का अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये मॉडल सेट इसीलिए तैयार किया जाता है कि बच्चों लोगों को दिक्कत नहीं हो कि क्वेश्चन किस तरह के आने का संभावना है दोस्तों, इसीलिए तो मॉडल सेट तैयार किया जाता है। तो आप समझिए इस चीज़ को अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर किधर गया हो, अभी हम लोग 35 देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है, यानी कि व्यंजक यहाँ पे सिद्ध करना है, प्राप्त करना है दोस्तों धारावाही चालक पर। तो चलिए इसको यहाँ पे हमने ड्राइव कर दिया है दोस्तों, आपको समझा भी दे रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों। चलिए 36, यहाँ पे सूत्र क्या है, तो F बराबर I गुना, दोस्तों इस सूत्र को आप याद रख लीजिए, क्या हो जाएगा, क्या होता है, F बराबर I × L सदिश गुणा B सदिश होता है, I × L सदिश गुणा B सदिश। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 क्या है, 37 में है दोस्तों, लौह चुंबकीय पदार्थ, अणुचुंबकीय पदार्थ तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ का तुलना करना है। यानी कि यहाँ पे पदार्थ कै प्रकार के होते हैं चुंबकीय पदार्थ, तो चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के, एक होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, एक होता है अणुचुंबकीय पदार्थ और एक होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और तीनों में क्या अंतर है दोस्तों, ये तीनों में अंतर आपको बताना है, तुलना करना है। तो चलिए इसका भी अंतर आपको लिख कर लाया हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ पे अंतर क्या है, समझिएगा। पहला देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, तुलना करके बताना है। तो तुलना करते हैं, ये क्या है, तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ है, ये अणुचुंबकीय पदार्थ के लिए है और ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए है। लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या हो जाएगा, तो लौह चुंबकीय पदार्थ में अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसमें क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण अस्थायी होता है। अब आ जाइए अणुचुंबकीय में क्या होता है, इसमें भी चुंबकीय आघूर्ण अस्थायी होता है। इसके बाद दोस्तों प्रतिचुंबकीय में क्या होता है, इसमें कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है दोस्तों, वो प्रतिचुंबकीय, उसमें चुंबक का कोई गुण ही नहीं है, तो कहाँ से आ पाएगा चुंबकीय आघूर्ण। और देखिए साथ साथ क्या है, इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये मजबूत आकर्षण बल का अनुभव करते हैं दोस्तों। अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो मजबूत आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। इसके बाद
अणु चुंबकीय पदार्थ को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये कमजोर आकर्षण बल महसूस करते हैं। तो लौह चुंबकीय मजबूत आकर्षण बल, अणु चुंबकीय कमजोर आकर्षण बल। लेकिन अगर हम प्रतिचुंबकीय को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये कमजोर प्रतिकर्षण दिखाएगा। क्या दिखाएगा? कमजोर प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा दोस्तों। तो ये आपका अंतर है और ज़्यादा नंबर का नहीं है कि ज़्यादा लिखेंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा। 38 क्या है? विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर लिखना है दोस्तों। क्या है? विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर लिखे। 38 में 2 सवाल है। ए में क्या है? विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर स्पष्ट करना है। तो चलिए ये भी अंतर आपके लिए कंप्लीट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अंतर, देखिए अंतर आपके लिए यहाँ पे तैयार किया हुआ है। 38 का देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे क्या है? विवर्तन और व्यतिकरण में। तो विवर्तन में देखिएगा, यह 2 कला संबद्ध स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली तरंगों के मध्य अध्यारोपण के बाद बनता है। अध्यारोपण के पश्चात उत्पन्न होने वाली घटना है दोस्तों। और यह इधर देखिएगा, यह क्या है? एक ही तरंग के विभिन्न भागों से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य उत्पन्न होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे तरंगिका क्या है? तो एक तरंग से आगे हर एक तरंग अपने आप में प्रकाश स्रोत का कार्य करते हैं, जिसे द्वितीयक तरंग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। दूसरा अंतर क्या है? सभी दीप्त फ्रिंजें समान चौड़ाई तथा तीव्रता की होती है। इसमें जितने भी दीप्त फ्रिंज बनती हैं यानी कि व्यतिकरण में, वो समान चौड़ाई और समान तीव्रता के बनते हैं। विवर्तन में क्या होते हैं? सॉरी, विवर्तन का ये था और व्यतिकरण का ये है। तो व्यतिकरण में क्या होता है? सभी दीप्त फ्रिंजें असमान चौड़ाई यानी कम बेसी चौड़ाई का होती है। साथ ही साथ चौड़ाई क्या पर निर्भर करता है? तो विवर्तन के कोण के साथ घटता है। विवर्तन के कोण के साथ क्या होता है? ये घटते जाता है। तो आप इसको नोट कॉपी में दोस्तों आप आराम से अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, वरना ऐसे देखने से क्या मिलने वाला है, देखकर समझ सकते हैं लेकिन अगर भुला जाइएगा तो क्या हो पाएगा। इसलिए आप इसको आराम से अपना नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 में ही 2 क्वेश्चन है। 38 में 2 क्वेश्चन है, ए और बी करके। तो यहाँ पे बी में देखिए क्या है क्वेश्चन बोला हुआ। बी में क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात 36:1 है। कितना है? 36:1 है। तो दो व्यतिकारी तरंगों के आयामों का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे आयाम का अनुपात पूछा जा रहा है दोस्तों। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ फिर से आप देख लीजिए, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता दिया हुआ है। क्या है? अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है दोस्तों, 38 का क्वेश्चन नंबर बी। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात बराबर में क्या होता है? A1 + A2 का होल स्क्वायर और बटा में A1 - A2 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर अलग अलग है तो हम एक साथ होल स्क्वायर कर देंगे। और ये अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात 36:1 यानी कि 36/1 कर दे रहे हैं दोस्तों। इधर से स्क्वायर खत्म होगा तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर खत्म हो गया। इसके बाद चलिएगा आगे और देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे तरीके से। जब यहाँ पे 36 का हटाएंगे, स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। और 6 से क्रॉस मल्टीपल करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो 6 से किस में? A1 - A2 में। तो 6 से A1 - A2 में करेंगे तो 6A1 - 6A2 हो जाएगा। और A1 + A2 से 1 में तो A1 + A2। A1 यहाँ पे प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 6A1 - 1 A1, तो 5 A1 यहाँ पे बच गया। और यहाँ पे 6A2 क्या चीज में है? माइनस में है। तो इधर आ जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? प्लस में, यानी कि 6 A2 और 1 यहाँ पे A2, तो क्या हो जाएगा? 7 A2 हो जाएगा। अब A1/A2 का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? तो A2 यहाँ पे बटा में आ गया तो यहाँ से 5 इधर चला जाएगा, यानी कि 7/5 अनुपात हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसका था दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 38 का बी का आंसर है। व्यतिकारियों तरंग का आयाम निकल गया। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39।
क्या है दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के आइंस्टीन के समीकरण को लिखें और समझाना भी है दोस्तों। आइंस्टीन का समीकरण लिखना है और साथ साथ समझाना है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं फिर से नीचे, आइंस्टीन का समीकरण देख लेते हैं। आइंस्टीन का समीकरण देखना है दोस्तों। तो आइंस्टीन का समीकरण यहाँ पे हमने लिख के तैयार रखा है। क्या हो जाएगा, एच न्यू बराबर के ई मैक्स, के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस फाई है। चलिए इसको लिख दिए। अब कहा था कि इसको आप समझाइए, तो चलिए समझाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, आप लोग भी समझने के लिए तैयार रहिए। यहाँ पे एच न्यू क्या है, तो फोटोन का प्रभावी ऊर्जा है। एच न्यू क्या है, फोटोन का प्रभावी ऊर्जा। फाई क्या है, कार्यफलन है। अब इसको आप समझा दीजिए। क्या समझाना है, तो कार्यफलन के बाद, इसको आप लैंग्वेज में और लिख सकते हैं दोस्तों, कार्यफलन के बाद जो ऊर्जा बच जाता है वो गतिज ऊर्जा के रूप में रहता है और इसे ही एच न्यू द्वारा दिखाया जाता है दोस्तों। और इसे किसके द्वारा दिखाया जाता है, एच न्यू। बस यही तो हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, तो आप भी यहाँ पे नज़र खोल कर देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन आपके सामने चलते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या हो जाएगा, चलिए 40 क्या है, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या कीजिए। यानी कि रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकीर्णन किया था, उस प्रयोग का हमें क्या करना, व्याख्या करना, यानी कि उसके बारे में 2-3 बातें लिखना है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि एक रदरफोर्ड क्या किया था, तो सोने का पत्थर लिया था, उस पर अल्फा कण का प्रकीर्णन करवाया था, अल्फा कण गिराया था। तो उससे क्या हुआ था, तो कुछ अंदर घुस गए थे, कुछ पार हो गए थे और कुछ वापस हो गए थे। यही तो बात जानते हैं और इसी चीज को लिख देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिखे हैं, चूंकि हम बोलेंगे तो वो चीज़ आप लिख नहीं पाइएगा, इसलिए क्या किए हैं, तो हम लोग लिख कर रखे हैं, आप नोट कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या है दोस्तों, रदरफोर्ड ने सोने के पतले परत पर अल्फा कण का प्रकीर्णन किया, जिससे निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। निम्नलिखित निष्कर्ष निकला। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित निष्कर्ष क्या है, चलिए देखते चलिए क्या है। अधिकतर, पहला निष्कर्ष, अधिकतर अल्फा कण सोने के पत्थर से सीधार लिख दिया गया मिस्टेक से, क्या हो गया, तो सीधा पार हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सीधा पार हो गए, जिससे पता चला परमाणु क्या है, खोखला है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला दोस्त, कि परमाणु खोखला है, क्योंकि आर पार हो गया, यानी कि परमाणु खोखला है। दूसरा देखिए, कुछ अल्फा कण सोने के पत्थर से टकराकर वापस आ गए, अतः निष्कर्ष निकला कि परमाणु में कोई ठोस है, जो नाभिक नाम दिया गया, जिसको क्या नाम दिया गया, नाभिक। इसके बाद चलिएगा आगे। तीसरा, कुछ अल्फा कण सोने के पत्थर में ही रह गए, जिसका अर्थ उन्होंने यह कहा कि कोई ऋणावेश भी परमाणु में मौजूद है दोस्तों। यही कुछ 2-3 बातें लिख देना है। चलिए, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के बाद क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर, रदरफोर्ड यानी कि 40 क्वेश्चन हो गया। अब 41 में देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, तो 41 आपके सामने क्वेश्चन देखा जा रहा है। क्या है कि उपयुक्त आरेख की सहायता से, खैर यहाँ पे आरेख नहीं दिया हुआ है, आपने से बना लेना, सहायता से पीएन संधि में अवक्षय क्षेत्रों के बनने की व्याख्या कीजिए और साथ साथ संधि होने पर इसकी चौड़ाई कैसे बदल जाती है, ये बताना है। उसमें क्या दिखा देना है, अग्र बायस में दिखा देना है और पश्च दिशिक बायस में दिखा देना है। तो चलिए दोस्तों, आपको संधि बनाया हुआ दिखाएंगे और उसी के माध्यम से समझा भी देंगे। आपको समझने में और हम समझाने में एक भी कसर नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, पूरा तरीके से समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए, ये हमारे पास आंसर है लिखा हुआ, खुद से लिख लिए हैं दोस्तों कि आप लोग को टाइम पास ना किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्या बना लिए, पीएन संधि बना लिए दोस्तों। क्या तैयार है, पीएन संधि। देखिएगा,
ये P है और ये N संधि है, यानी कि ये P हो गया दोस्तों और इधर N हो गया, दो प्रकार के हो गए। अब P में क्या होता है, छिद्र ज़्यादा होता है दोस्तों, हम इसी वीडियो में पीछे बताए हैं। P में छिद्र ज़्यादा होता है यानी कि होल ज़्यादा होता है, और इधर N में क्या होता है, तो N में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है लेकिन होल कम होता है। यहाँ पे अगर होल ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन कम होता है दोस्तों, उल्टा हो गया, आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्या होता है, तो एक अवक्षय परत बन जाता है, इधर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसका प्रवाह इधर होगा, यहाँ पे होल ज़्यादा है तो इसका प्रवाह इधर होगा दोस्तों। अब यहाँ पे दोनों के प्रवाह से क्या होता है, एक अवक्षय परत बन जाता है। क्या बन जाता है, अवक्षय परत बन जाता है। हो गया पहला आंसर। सांद्रता में अंतर, सांद्रता यानी कि मात्रा, जिसका ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा से कम की ओर फ्लो होता है। आप जानते हैं जो अमीर रहता है वही गरीब को देता है, गरीब थोड़ी ना अमीर को देता है दोस्तों। तो सांद्रता में अंतर के कारण छिद्रों का विसरण P से N की ओर तथा इलेक्ट्रॉन का विसरण N से P की ओर। P से क्या जाएगा दोस्तों, तो P से छिद्र N के तरफ, P से छिद्र N के तरफ जाएगा और N से इलेक्ट्रॉन P के तरफ जाएगा। N से क्या जाएगा, तो अरे यार ये तो आओ, N से P के तरफ क्या जाएगा दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, और P से N के तरफ क्या जाएगा, तो होल जाएगा, याद रखिए। जिसके कारण क्या होता है, अवक्षय परत बन जाता है। ये तो हम यहाँ पे भी समझा दिए, अवक्षय परत बन जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक अग्र बायस बोल रहा था और पश्च दिशिक बायस, दोनों बायस बोला जा रहा था। दोनों में क्या होता है, तो दोस्तों अग्र बायस में क्या होता है, डिफ्लेक्शन रीजन डिक्रीज हो जाता है, यानी कि अवक्षय परत घट जाता है, और रिवर्स बायस में अवक्षय परत बढ़ जाता है। डिफ्लेक्शन रीजन यानी कि अवक्षय क्षेत्र या अवक्षय परत, यहाँ पे अवक्षय, रिवर्स में याद रखिएगा, रिवर्स में अवक्षय क्षेत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और फॉरवर्ड यानी अग्र बायस में क्या होता है, रिवर्स अवक्षय क्षेत्र घट जाता है। आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। तो ये आपका आंसर हो गया इसका दोस्तों 41 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 42 दोस्तों। ये हम पहले भी वीडियो में वीवीआई क्वेश्चन वाला वीडियो में करवा चुके हैं दोस्तों, एकदम विस्तार पूर्वक करवाए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 42। चलिए 42 को देखते हैं। एक एसी सर्किट में करंट I क्या दिया हुआ है, तो I बराबर 5 साइन 100t माइनस π/2, यहाँ पे t लिखना चाहिए, एम्पियर है। और AC विभवांतर V बराबर क्या है, 200 साइन 100t दिया हुआ है। यहाँ पे ये फाई का मान नहीं है दोस्तों, यहाँ पे फाई का मान नहीं दिया हुआ है। ये तो हमको ना परेशान करके रखा है, ये कभी ऊपर कभी नीचे हो जा रहा है अपने आप। V बराबर क्या है, 200 साइन 100t। यहाँ पे दोस्तों π/2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि फाई का मान हमारे पास ये π/2 मिल गया दोस्तों। π/2 क्या हो गया, पथांतर हो गया। विद्युत शक्ति की खपत कितनी होगी, यानी कि हमको यहाँ से P बताना है दोस्तों। विद्युत धारा का RMS भी बताना है, यानी कि IRMS मान भी आपको बताना और शक्ति भी बताना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे P और IRMS दोनों निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन के तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, तो चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, दिया क्या है, तो दिया है I बराबर 5 साइन 100t माइनस π/2, यही दिया हुआ है। और V बराबर 200 साइन 100t दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे फाई होता है, सूत्र आपको दिखा दे रहे हैं क्या होता है, यहाँ पे सूत्र भी लिखा हुआ है दोस्तों। सामान्य सूत्र क्या हो जाता है, I बराबर क्या है, I बराबर I0 साइन ओमेगा t और प्लस माइनस फाई, यानी कि यहाँ पे क्या है फाई, और फाई के जगह पर क्या है π/2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो शून्य है। अंतर कितना हो गया π/2 का, तो वही अंतर को हम फाई कहते हैं। तो फाई बराबर क्या हो गया, π/2 यानी कि 90 डिग्री हो गया। चलिए अब इस सूत्र पे बैठा देना है, I0 बैठा देना है और साइन और ओमेगा का मान बैठा देना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं सॉल्व के तरफ। तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे चलिए आ जाइए। शक्ति P बराबर क्या होता है, तो VRMS इंटू IRMS कॉस थीटा होता है। VRMS IRMS कॉस थीटा, शक्ति P बराबर VRMS IRMS कॉस थीटा, सूत्र याद रख लीजिएगा।
तो वी आर एम एस आई आर एम एस कोस थीटा के थीटा बोल रहे फाई है, फाई के जगह पे क्या है दोस्तों पाई बाई टू। अब पाई बाई टू कोस पाई बाई टू का मान क्या होता है 0। अब कोस पाई बाई टू का मान 0 तो इधर कुछ भी मान रहता तो वो सब 0 हो जाता। तो जान रहे हैं कि 90 आ गया दोस्तों, यहाँ पे 0 होना ही होना है, इसलिए इधर का मान नहीं रखे। तो यहाँ पे शक्ति क्या हो जाएगा दोस्तों, शक्ति P बराबर 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या क्वेश्चन कहा गया है कि इसका शिखर मान, धारा का AC का शिखर मान भी बताना, या यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि AC का IRMS भी बताना है। तो IRMS बराबर सूत्र याद रख लीजिए क्या होता है, I0 बटा √2, I0 बटा √2 होता है दोस्तों। क्या होता है I0 बटा √2। तो I0 का मान कितना है, तो यहाँ से निकाल लीजिए I0। ये इस जगह पे क्या होता है, ये सूत्र दोस्तों और ये सूत्र में कल्पना कीजिए। तो यहाँ पे I0 के जगह पे कितना है 5 है, और साइन के जगह पे साइन है, यानी कि I0 का मान कितना दिया हुआ है 5, और बट्टा में भी है दोस्तों। तो बट्टा में भी देखिए आपको भी का दिया हुआ है कुछ भी नहीं। तो आगे चलिए 5 बट्टा यहाँ से भी लिख लिए। और अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों IRMS। तो IRMS का मान आपको दिया है कि नहीं दिया है ये देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे √2 है दोस्तों, हम भूल रहे थे, यहाँ पे ये भी नहीं है, ये √2 है, I0 बटा √2। तो √2 का मान कितना हो जाता है, तो √2 का मान यहाँ से आप बैठाइए और बैठाने के बाद डिवाइड दे दीजिए, आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। 1.414 से डिवाइड कर दीजिए 5 को, तो जो आएगा वो आपको आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया। यहाँ पे 1.414 से डिवाइड दे दीजिए, आपको आंसर निकल के आ जाएगा 3.54। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए दोस्तों 43 में क्या है, 43 में क्वेश्चन है किसी लेंस के लिए निम्नलिखित सूत्र प्राप्त करना है। निम्नलिखित यानी कि यहाँ पे फिक्स है, नीचे दिया हुआ है सूत्र। सूत्र क्या है दोस्तों, 1/f बराबर μ-1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2 है दोस्तों। इसी को आपको क्या करना है, फाइंड करना है दोस्तों। चलिए यहाँ से शुरुआत होता है 5 नंबर का क्वेश्चन। बाप रे 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास में भी इस क्वेश्चन को रटाया हुआ है, अच्छे से समझाकर कंप्लीट किया हुआ है। चलिए यहाँ पे हम आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं, क्योंकि इस पे बनाना मुश्किल है, टाइम भी पास हो जाएगा। तो चलिए, इसी सूत्र को लेंस मेकर सूत्र भी कहा जाता है दोस्तों। इस सूत्र को क्या कहा जाता है, लेंस मेकर सूत्र। चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है दोस्तों, लेंस मेकर सूत्र। अब देखते हैं, यहाँ पे एक लेंस बना लिए दोस्तों। देखिए इसका इधर का लेंस बना लिए दोस्तों। ये 2 परत वाला है, 2 सतह वाला है। एक सतह इधर A हो गया, इधर B हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या है, AB 2 सतह वाला हो गया। अब यहाँ पे एक अक्ष बनाया हुआ है। अक्ष के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये C1 बिंदु है, ये C2 बिंदु है। साथ साथ यहाँ पे एक पहला ऑब्जेक्ट रखा गया O, एक ऑब्जेक्ट O रखा गया। अब यहाँ से चला किरण, तो किरण यहाँ पे आया दोस्तों। अब ये किरण सीधा कहाँ पे आ गया, तो ये किरण यहाँ पे टकरा कर आ गया। एक माध्यम इधर अलग हो गया दोस्तों, इधर माध्यम अलग हो गया। तो ये दोस्तों जब यहाँ पे आया तो इसको हम क्या कह दिए, I1 कह दिए। यहाँ पे इमेज को I1 बता दिया गया दोस्तों। अब ये तो A सतह के लिए हो गया। अब इधर से सतह B पर I1 जो है ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट का किरण यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ पे टकरा कर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों, इसका प्रतिबिंब I पर बनता है। यानी कि पहले सतह के लिए O वस्तु था। अच्छा, दूसरे सतह के लिए जो पहला का प्रतिबिंब बना वही दूसरा सतह के लिए क्या हो गया, वही दूसरा सतह के लिए क्या हो गया दोस्तों, तो वस्तु बन गया जिसका प्रतिबिंब I पे है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो इधर का देखिएगा दोस्तों, वस्तु की दूरी U हो गया यहाँ तक, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया, तो
तो इसको हम V1 कह दिए। क्या कह दिए दोस्तों? V1। इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो जब ये वस्तु बन गया दूसरे पृष्ठ के लिए, जब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु बन गया तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। तो प्रतिबिंब इसको हम क्या दे दिए? प्रतिबिंब की दूरी V होता है, V लिख दिए दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये कर्वेचर रेडियस ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो आपको ये फोटो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ये फिगर जो समझ में नहीं जिसको आएगा दिक्कत होगा। अब अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो इसी फिगर के माध्यम से आप जो माने हैं, जो जो किए हैं इस फिगर में, आप उस चीज़ को लिख दीजिए कि हमने ये किया वो किया। एक वस्तु O है, उसका प्रतिबिंब I1 है। अब वही I1 दूसरे सतह के लिए वस्तु बन गया जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। इस तरह से लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, प्रथम सतह से बना प्रतिबिंब दूसरे सतह के लिए वस्तु का कार्य करता है दोस्तों। आप ये बात को नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बातें सुनते हैं। अतः लेंस सूत्र से अपवर्तन के सूत्र, यानी कि लेंस के अपवर्तन सूत्र से क्या होता है अपवर्तन सूत्र? μ2 बट्टा V माइनस μ1 बट्टा U बराबर μ2 माइनस μ1 बट्टा R। ये अपवर्तन का सूत्र आपका हो गया। अब चलेंगे पहली सतह के लिए, यानी कि लेंस के पहला साइड वाला के लिए, इधर के लिए चलेंगे दोस्तों, इधर के लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? तो लेंस के प्रथम सतह A के लिए μ2 बट्टा V1 माइनस μ1 बट्टा U। दोस्तों क्यों? यहाँ पे V है, ठीक। तो V यानी कि क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों। तो प्रतिबिंब की दूरी आप यहाँ पे देखिए, इतना से समझ लीजिएगा। प्रतिबिंब की दूरी को आपने यहाँ पे क्या देख रहे हैं? तो प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों ये V है कि नहीं? V1 है प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी V1 है, तो हम भी यहाँ पे V1 लिख दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे वस्तु की दूरी U लिखना है। U ही तो हमको लिखना है ना। तो वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी यहाँ पे U है पहला सतह के लिए, तो U लिख दिए। इसके बाद क्या लिखे हैं? तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं μ2 माइनस μ1 बट्टा R1। तो ये पहला के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे R1 लिख लिए। चलिए इसके बाद अब उसी तरह से सतह B के लिए, तो सतह B के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सतह B के लिए में सतह B के लिए उधर से आएगा प्रकाश दोस्तों, उधर से आ रहा है, यानी कि दूसरा सतह से आ रहा है, इसीलिए इसमें उल्टा उल्टा, यानी कि देखिए सभी चीज़ें उल्टा लिख दिया हुआ है। यहाँ पे μ2 है, यहाँ पे μ1 है, यहाँ पे μ1 है, यहाँ पे μ2 है। अब नीचे वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी आपको इस सूत्र के माध्यम से सजा देना है। पहले प्रतिबिंब की दूरी, इसके बाद यहाँ पे वस्तु की दूरी लिख देना है। अब यहाँ पे दोस्तों उल्टा कर दिए, μ2 माइनस μ1 बटा में R2 उल्टा कैसे हुआ? तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिए? जोड़ने पर। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है। जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया? तो यहाँ से दोस्तों एक ठो ये बच गया, एक ठो ये बच गया। दोनों को जोड़ देंगे, घटाव के चिन्ह में घटाव का चिन्ह दे के लिख देंगे। μ1 यहाँ भी है, μ1 यहाँ भी है, तो μ1 कॉमन हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन है घटाव के चिन्ह में, तो घटाव के चिन्ह में लिख देंगे, जिसमें μ2 माइनस μ1 दोनों में है, μ2 माइनस μ1 दोनों में लिख लिए कॉमन करके। बाकी बात ऊपर से क्या बच गया? 1/R1 और नीचे से बच गया 1/R2 माइनस में, तो 1/R1 माइनस 1/R2 हो गया। अब आगे देखिएगा दोस्तों, 1/V माइनस 1/U बराबर क्या होता है? 1/F। आप ये चीज़ पढ़े हैं। और यहाँ पे μ1 जो है गुना में वो इधर आ गया, तो यहाँ पे भाग में हो गया दोस्तों। इसके नीचे यहाँ पे देखिए भाग में लिख दिया गया। अब आगे देखिएगा 1/R1 माइनस 1/R2 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे देखेंगे दोस्तों क्या होता है। तो 1/F, जस का तस 1/F बराबर क्या हो गया? μ2 माइनस μ1। तो ये μ2 के नीचे भी μ1 होगा, तो μ2 बट्टा μ1 बराबर म्यू ही लिखा जाता है। μ2 बट्टा μ1 बराबर म्यू लिख दिए यहाँ पे। इसके बाद ये अब इसके साथ के लिए भी है, क्योंकि नीचे वाला μ1 दोनों के लिए, तो μ1 बट्टा μ1, तो μ1 बट्टा μ1 कट के 1 हो गया, तो म्यू माइनस 1 हो गया, बट्टा जो यहाँ पे बाकी बात जो बच गया सो लिख दिया दोस्तों। तो ये इस तरह से हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा, तो नोट कॉपी में नोट कीजिए, और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 43 हो गया। अब 44 के तरफ चलते हैं। 44 में क्या है? हाइगेंस की तरंग सिद्धांत लिखना है। पहले तो तरंग सिद्धांत लिखना है, इसके बाद क्या कहना है, इससे अपवर्तन के नियम को भी व्युत्पन्न करना है। सबसे पहले सिद्धांत लिखना है, इसके बाद उसका सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इसका तरंग सिद्धांत क्या है? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो इसका तरंग सिद्धांत यही है कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत देखिएगा, टॉपिक हो गया क्या है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार समान कला में कंपन करते हुए कणों का उभयनिष्ठ पृष्ठ को ही क्या कहा जाता है? तरंगाग्र कहा जाता है दोस्तों। और तरंगाग्र का प्रत्येक कण अपने आप में एक नए स्रोत का कार्य करते हैं, यानी कि फिर से वहां पे नया किरण निकलता है, फिर आगे तरंग से आगे दूसरा नया किरण निकलेगा, अपने आप में नए स्रोत का कार्य करते हैं, जिसे द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। तरंग के संरचना की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। क्या होती है दोस्तों? तो तरंग के संचरण की दिशा जो होती है वो तरंगाग्र के लंबवत होती है। ये हो गया हाइगेन का तरंग सिद्धांत। अब यहाँ पे क्या और बोला है कि इसी नियम से क्या करना है? हाइगेन का अपवर्तन के नियम को यानी कि यहाँ पे सिद्ध करना है, व्याख्या भी करना है। तो चलिए इसके लिए क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले इसके लिए एक हम एक्स वाई अक्ष बना लिए। यहाँ से एक किरण चला दोस्तों इस तरह से, उतना ही दूरी तक एक किरण यहाँ से भी चला तो यहीं तक पहुँचा, और जबकि ये अपने सतह पर पहुँच गया। इसको भी सतह पर पहुँचने के लिए इतना दूरी और चलना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, तब ये बिंदु सी पर आएगा। अब देखिएगा दोस्तों, जब ये टकराएगा यहाँ से तो इधर का तरंग दैर्घ्य अलग है, सॉरी अपवर्तनांक यहाँ का अलग है, इधर का अपवर्तनांक अलग है दोस्तों, दोनों तरफ का अपवर्तनांक अलग है। तो जब ऊपर मान लीजिए हवा है, ऊपर क्या है दोस्तों? हवा है, और नीचे क्या है दोस्तों? यानी कि ऊपर सरल माध्यम है, सॉरी ऊपर विरल माध्यम, क्या है? विरल माध्यम है, और नीचे यहाँ पे क्या है? सघन माध्यम है। अब जब भी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। अभिलंब की ओर क्या होता है दोस्तों? झुक जाता है। तो देखिए यहाँ भी अभिलंब की ओर झुका गया है। अगर हम यहाँ से इस तरह से अगर नॉर्मल खींचेंगे अभिलंब, तो ये दोस्तों देखिए मुड़ा हुआ है थोड़ा सा। अब इसको भी, ये भी क्या करेगा? तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, तो इस तरह से मुड़कर यहाँ पे सटा। दोस्तों ये क्या हो गया? अपवर्तित तरंगाग्र हो गया, और ये आपतित यानी कि आने वाला तरंगाग्र था। अब दोस्तों जब ये यहाँ पे इस तरह से चला तो इसको, ये तो स्पीड चलेगा दोस्तों, क्या होगा? स्पीड चलेगा, तो ये चाल ज़्यादा होगा इसका। अब यहाँ पे जो समय लगेगा, यहाँ पे भी कुछ समय लगेगा दोस्तों, समय यहाँ भी कुछ लगेगा। अब यहाँ पे इसका चाल क्या है? कुछ कम है, v2 है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये पूरा जो दूरी होगा वो दूरी क्या हो गया? तो v1 चाल और गुना समय, तो चाल गुना समय बराबर दूरी, यहाँ पे भी चाल गुना समय बराबर दूरी हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया दूरी कैसे निकला? तो चाल गुना समय बराबर दूरी, चाल गुना समय बराबर दूरी, यानी कि एक हो गया v1t और एक हो गया v2t। अब इसी को जो हम लोग दिस दैट यहाँ पे किए हैं XYZ, उसी को यहाँ पे माना कि में लिख देना होगा। और लिखने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखे हैं? तो दो माध्यमों 1 और 2, यहाँ पे दो माध्यम हो गया, एक ठो को 1 और एक ठो को 2 कह दिए, को अलग करते हुए एक समतल XY पर एक समतल तरंगाग्र AB घटना के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, जिसमें v1 और v2 माध्यम 1 और 2 का वेग है। v1 और v2 क्या है? पहला और दूसरा का दोनों का वेग है, यानी कि चाल है, जिसमें v2 क्या है? कम है, और v1 क्या है? ज़्यादा है। तथा आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्रमशः I और R है। यहाँ पे कोण का भी चर्चा है दोस्तों। यहाँ पे आपतन कोण क्या है? यहाँ पे इसको भी समझ लीजिए, आपतन कोण यहाँ पे I है, तो दोस्तों यहाँ भी कोण I हो जाएगा, साथ साथ यहाँ पे कोण R है, तो यहाँ भी कोण R हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसी प्रकार
इस प्रकार क्या हो रहा है दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पे दो त्रिभुज भी बन जा रहा है। एक त्रिभुज ABC बन रहा है, एक त्रिभुज ADC बन रहा है। यहाँ पे दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब इन्हीं दो त्रिभुजों से चलेंगे दोस्तों। तो इन दो त्रिभुजों से देखिए, एक बार चलेंगे यहाँ पे दोस्तों ABC में चलेंगे और एक बार ADC में चलेंगे। ABC में चलेंगे तो कोण यहाँ पे BAC, यहाँ पे पहला कोण क्या हो जाएगा, A हो जाएगा जो बीचों बीच होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा हम फिगर को एक बार और ले रहे हैं ताकि समझ में आए। तो सबसे पहले किस में चले, ABC में, ABC त्रिभुज में, जिसको बीच में किस कोण को रखना है, A कोण को रखना है। इस कोण को बीच में रखने के लिए BAC लिखना होगा दोस्तों। अब साथ साथ देखिएगा साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन आई यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है यहाँ पे P/H होता है, P/H होता है। तो P क्या है दोस्तों, तो इसमें P देखिएगा, P क्या है, तो ये देखिए आपको P है, ये क्या है P, BC क्या है P यानी कि लंब हो गया। और यहाँ पे कर्ण क्या हो गया, तो ये वाला कर्ण हो गया दोस्तों, क्या हो गया कर्ण। तो AC क्या हो गया कर्ण। तो BC/AC देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, BC/AC लिखा हुआ है दोस्तों, BC/AC, ये हो गया समीकरण 1। अब उसी तरह से नीचे वाला त्रिभुज में आप चलिएगा, नीचे वाला त्रिभुज में चलिएगा दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा क्या चीज़, सेम उसी तरह से अबर में क्या हो जाएगा साइन R, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन R हो जाएगा कोण, और साथ साथ यहाँ पे P/H। तो P अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो P ये बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा दोस्तों, P बन जाएगा। और P बन जाएगा तो यहाँ पे P के जगह पे क्या लिख देंगे AD, P के जगह पे क्या लिखा जाएगा दोस्तों, P के जगह पे ये क्या है AD है, A से D तक, A से D तक क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। अब इसके बाद जब बढ़ते हैं यहाँ पे, तो फिर से कर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण के जगह पर क्या आ जाएगा, तो ये AC ही आ जाएगा। तो AD/ क्या हो जाएगा AC, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, अनुपात यानी कि भाग लगा देंगे। तो भाग लगा देंगे तो यहाँ पे देखिए साइन I/साइन R हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन I/साइन R, बार बार ऊपर से खींचा ही जा रहा है, साइन I/साइन R। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे साइन I/साइन R है, तो जो भी यहाँ पे है उसको आप यहाँ पे लिख दिए। लिखने के बाद क्या हो गया AC कट गया, क्या बच गया दोस्तों, यहाँ BC/AD बच जाएगा, हम AC ही लिख दिए, BC/AD बच जाएगा। अब BC/AD को देखिए आप यहाँ पे क्या लिखे हैं, BC और AD। तो BC को क्या लिखे हैं दोस्तों, हम BC को लिख सकते हैं V1T और AD को लिख सकते हैं V2T लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है V1T और V2T। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से T से T कट जाएगा, क्या बच जाएगा V1/V2, यानी कि साइन I/साइन R बराबर V1/V2। साइन I/साइन R और V1/V2 को क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, यानी कि जो वेग होता है वो अपवर्तनांक के उल्टा होता है, पहला का वेग तो दूसरा का अपवर्तनांक और दूसरा का वेग तो पहला का अपवर्तनांक। तो V1 के सामने क्या हो गया μ2 और V2 के सामने क्या हो जाएगा μ1। तो साइन I/साइन R बराबर μ2/μ1, और μ2/μ1 को हम क्या लिख सकते हैं, ऑल ओवर म्यू लिख सकते हैं। तो साइन I/साइन R बराबर में क्या हो जाएगा म्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों म्यू। तो आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी बात और जो क्वेश्चन बच रहा है 3-4 क्वेश्चन, वो हम अगले वीडियो में कर देंगे दोस्तों। अभी और इसमें क्वेश्चन है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है दोस्तों। अभी तो हमने केवल हाइगेंस किया यानी कि 44 किया, इसके बाद 45, 46, 47, 48 4 क्वेश्चन इसमें अभी और बच रहा है दोस्तों। इसमें अभी से 4 क्वेश्चन और बच रहा है, तो इन 4 क्वेश्चन को हमने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। आप मेरे चैनल पे बने रहें। आपको अगर और अच्छे से समझना है तो आप मेरे चैनल पे अंतिम तक बने रहें। साथ साथ दूसरे वीडियो का वेट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल का आइकन दबाकर ऑल के लिए प्रेस कर दें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।